देखिए 24/7 न्यूज आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो 2024 का रण और बीजेपी का प्रण, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे पहले रुक कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई ऊंचाई प्राप्त करे। आज मैं जब बंगाल आया हूं तो कह सकता हूं कि आज का भारत उनका ये सपना पूरा कर रहा है। बीते 10 साल में भारत 11वें नंबर की इकोनॉमी से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना है। G20 में कैसे भारत की जय जयकार हुई, ये हम सबने देखा। आज भारत स्पेस सेक्टर में अग्रणी बन रहा है। जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो हमारे चंद्रयान ने किया है। आज स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब आज स्वतंत्र भारत में देश की समृद्धि और हमारा समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर फिर से पूरे गौरव से नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। और यह हम सभी का सौभाग्य है कि 5 सदियों के इंतजार के बाद, 500 साल के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह राम लला का स्वागत हुआ, श्री राम के प्रति बंगाल के लोगों की जो आस्था है, उससे पूरा देश प्रभावित है, प्रेरित है। साथियों, देश की इन उपलब्धियों के बीच बंगाल की स्थिति भी आज पूरा देश देख रहा है। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है, वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी, इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने संदेश खाली में जो किया, राजा राम मोहन राय, उनकी आत्मा आज रोती होगी। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने
रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सीधे पश्चिम बंगाल से, जहां पर आप साफ कह रहे हैं कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना भी पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के मुद्दे को एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी दोहराते हुए और बोलते हुए कि किस तरह से कई इंडिया अलायंस के नेता हैं जो संदेश खाली के मुद्दे पर इस वक्त चुप हैं और उनकी चुप्पी को भी पूरा देश देख रहा है। और अब सीधे रुख करते हैं अपनी चर्चा की तरफ, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की चुनावी समिति की मीटिंग भी हुई और अब कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से संबंधित कई नेताओं के नामों का ऐलान किया जाएगा और बड़ी बात यह है कि कई लोगों के नाम काटे भी जाएंगे। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समझने का प्रयास करेंगे कि ज्ञान वर्सेस पीडीए यानी कि एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस का जो पूरा इस वक्त चुनावी शोर नजर आ रहा है किस करवट बदलता नजर आएगा। 3 बेहद खास मेहमान, प्रदीप भटनागर जी भारतीय जनता पार्टी से स्वागत शुक्रिया आपका, विजय कौशिक जी कांग्रेस पार्टी से बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया आपका, और डॉक्टर अजय तिवारी पॉलिटिकल एक्सपर्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रदीप भटनागर जी, हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से संदेश खाली समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर प्रहार करते नजर आए, लेकिन सीधा स्पष्ट बड़ा सवाल है कि अपने 10 साल की परफॉर्मेंस के साथ साथ ये जो ज्ञान नाम का नया फॉर्मूला है, जहां पर गरीब है, युवा है, जहां पर अन्नदाता है और नारी है, ये फॉर्मूला कितना कामयाब होगा और अब की बार जो 400 पार का टारगेट है उसे कैसे अचीव करेंगे? अब चुनाव अभियान भी शुरू ही है और जनता के बीच में अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए कि आपने हमें चुना और हमें आपने भरपूर समर्थन दे के, दिल खोल के वोट दे के जो सरकार बनाई और हमने आपके लिए क्या किया और आके हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं। वो एक माननीय उन्होंने कही कि आपने मुझे देश का नेतृत्व दिया, आपने तो मैंने आपके लिए क्या किया। और जिस प्रदेश के मुखिया को आपने मुख्यमंत्री बनाया और जिसकी अपनी जिम्मेदारी जिसको दी, उसके विषय में बताना चाहिए कि किस तरीके से अपने प्रदेश के गुंडों को या गुंडे नेताओं को बचाया जा रहा है। उसको लेके भी माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल गए और अभी तो शुरुआत है, सब नेतागण जाएंगे। हम तो देखते हैं कि संदेश खाली पे कांग्रेस का क्या स्टेटमेंट है और किस रुख बैठेगी कांग्रेस, क्योंकि महिला और शोषित पिछड़ों की बात करने वाले सर, क्योंकि विपक्ष सीधा सवाल कर रहा है। जानकारियां सामने आई कि लगभग 100 के आसपास ऐसे आपके उम्मीदवार हैं जिनका टिकट कटेगा। अगर सरकार का परफॉर्मेंस A+ कैटेगरी का रहा तो इन तमाम लोग जो जिनके टिकट कटेंगे उनको किस आधार पर आप इस बार चुनाव नहीं लड़ा रहे? अगर सबने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आप बार बार कह रहे हैं 10 साल का परफॉर्मेंस पिछले 60 सालों पर भारी पड़ रहा है। और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, जो अन्य खेमों से इस वक्त बीजेपी के रथ पर सवार हुए हैं उन्हें संतुष्ट करना कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, आपने वोट अगर आप टिकट काटने की बात करते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा उसे अपने प्रदेश, अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास कार्य क्या था, जो कि जब केंद्र भरपूर आप लोगों को सबको फंड दे रहा है अपने क्षेत्र के लोकसभा के विकास के लिए, तो आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा और आम जनता के बीच में बैठना पड़ेगा आपको, और उनकी दुख जो सुख सुविधाएं हैं, उनका दुख है, वो आपको शेयर करना पड़ेगा। तो इन चीजों का सबका सर्वे होता है। और देखिए, एक नई चीज और आपको देखने को मिलेगी कि जो राज्यसभा
से चुनाव लड़ते थे माननीय हमारे सांसद जी, कुछ इसमें लोकसभा के चुनाव में दोबारा लड़ेंगे। क्योंकि देखिए अभी मध्य प्रदेश बहुत बड़ा उदाहरण है, किस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों ने विधानसभा चुनाव लड़ा। क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि हाल फिलहाल के कई राज्यों की विधानसभा चुनाव में आपने अपने केंद्र के मंत्रियों तक को उतार दिया, लोकसभा सांसदों को भी उतार दिया, तो वैसे में बड़ी चुनौती तो है ही। ठीक है, देखिए ना, विजय चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े। विजय जी, बीजेपी अब एक नया, आऊंगा सर आपके पास, बीजेपी एक नया नारा लेकर आई है ज्ञान का। अब ये बताइए कि भाई जो इंडिया अलायंस है या खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की, तो कैसे सबको साधा जाएगा और टिकट बंटवारा कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि कई बड़े नेता भी इस वक्त कांग्रेस या विपक्षी पार्टियों के जो राजनीतिक दल हैं उनको छोड़ छोड़कर सब अंतरात्मा की आवाज की बात कहकर बीजेपी में शामिल और 24 के लक्ष्य को भेदते हुए 400 का टारगेट अचीव करना। जबकि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की हम बात करें तो मोदी की गारंटी से लेकर 10 साल का रिकॉर्ड उनके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी रोज नए नारे देने पड़ रहे हैं, ज्ञान जैसा नारा दे रहे हैं। और उसके साथ अब यह भी कहा जा रहा है कि कई लोगों की परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं थी, लिहाजा उनके टिकट कट जाएंगे। प्रणाम जी, हमेशा की तरह आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए 140 करोड़ से जो ज्यादा संख्या की हो गई है संख्या आज, उन सभी को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि मोदी जी की ये रैली जो अभी झारखंड से चल करके और सीधे आपके कलकत्ता की ओर जा रही है, ये 400 पार करने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक सूझबूझ की रणनीति है। क्योंकि 42 सीट ममता बनर्जी के उस वेस्ट बंगाल में और 40 सीट बिहार में और 14 सीट झारखंड में और 303 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मेहनत से सीट जीती थी। कृणाल जी, बड़ा समझदारी से हमें चलना होगा, सोचना होगा कि अभी जो ये भारतीय जनता पार्टी जो लिस्ट अभी तक जारी नहीं कर पाई है, जारी करने वाली है। 150 का नाम दिया जा रहा है और बहुत से चैनल आंकड़े दिखा रहे हैं कि 30-40 लोगों के फोटो दिखा रही हैं। जो फोटो टीवी पे चल रहा है अभी वो भी कंफर्म नहीं मानिए, अभी वो भी कंफर्म नहीं है, लिस्ट जारी नहीं हुई है। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि 100 सीट की बढ़ोतरी करने के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने अपनी रणनीति को अपनाया है और झारखंड और बंगाल और बिहार जाने की तैयारी कर ली है। इसके साथ साथ आप देखिए कि वह तेलंगाना कर्नाटक की तरफ भी कूच करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से जो इधर के पश्चिमी इलाके हैं, इसमें इनकी बहुत अच्छी रणनीति बन गई है, जिससे एक आरएलडी जो अभी आपके सामने जो पश्चिम का क्षेत्र था वो भी जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कल तक मंत्री भी बन जाएं। तो जाट वोट को साधने का काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और अभी बड़ा सवाल तो सर यहीं पर आ गया ना कि भाई मैंने अब की बार 400 पार का जो नारा है वो किसके कंधों पर, जिसकी जिम्मेदारी है, क्या खुद बीजेपी के या फिर जो अन्य राजनेता जो अपने अपने दल छोड़कर आ रहे हैं? सीधा स्पष्ट सवाल है प्रदीप जी, क्योंकि नहीं 400 पार का नारा इतना आसान नहीं है, उसके लिए नो डाउट बहुत हार्डवर्क भी करना पड़ रहा है और यही कहा जा रहा है कि भाई कई नेताओं के टिकट कटेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सर जिन लोगों को टिकट दिया जा रहा है, क्योंकि कई नाम ऐसे हैं जो अन्य राजनीतिक दलों से अपना पल्ला झाड़ के आपके साथ आए हैं, तो फिर आधार क्या बनेगा? वो किस मुंह से जाएंगे? उनसे भी तो जनता सवाल पूछेगी कि भाई अभी तक तो आप सपा के साथ थे, अब तक आप कांग्रेस के साथ थे, अब हम आप बीजेपी के साथ हो, तो किस आधार पर वोट दिया जाए? आपका तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं, आप तो चुनाव से पहले ही सीधे विजयी रथ पर सवार हुए हैं। आदरणीय कुणाल जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे अब अभी 400 पार करें ना आप, ये तो पहले भी हमने नारा दिया था, पहले हमने 300 पार का नारा दिया था और 300 पार करके दिखाया। ये कार्यकर्ताओं की शैली है और भाजपा कार्यकर्ता को पता है कि जब मुझे किसी चीज के लिए डटना है और काम करना है। देखिए आज के टाइम में जितने भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो आज वो भाजपा को फॉलो कर रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब उसी प्रकार जब हमने 300 पार का नारा दिया था तो भाजपा 350 पार, एनडीए 350 पार जो दिया था 350 पार एनडीए ने करके दिखाया। आप अब अगर 400 की बात कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी 400 पार करके दिखाएंगे, ये एनडीए का संकल्प है। और जब भाजपा कार्यकर्ता जब रण में उतरता है तो वो अपना घर छोड़ के और अपना खाने का डिब्बा लेके निकलता है। ये भाजपा की शैली। अभी तो कार्यकर्ता जो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता है, ये उनकी क्षमता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं ना,
मंचों से, तो अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास है, अपने कार्यकर्ताओं पे वो गर्व करते हैं और उन्हें पता है कि मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता रह के भी यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो ये कार्यकर्ताओं की शायद तमाम राजनीतिक दलों को छोड़ रहे हैं, तो एक नई चीज आ गई, अब तो ईडी, सीबीआई, आईटी इससे एक कदम आगे बढ़ा, अंतरात्मा की आवाज। तो उनकी अंतरात्मा यही तो कह रही है उनसे कि सीबीआई ईडी के जाल से बचने के लिए बीजेपी में मिल जाइए। जी नहीं, देखिए, जो भी व्यक्ति पार्टी के साथ आज छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, तो निश्चित तौर से गठबंधन, इंडिया गठबंधन कमजोर तो हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना होगा कि जो लोग आ रहे हैं उनको, उनका सामंजस्य वो कैसे करेगा। आपने कुणाल जी बहुत ठीक क्वेश्चन पूछा, प्रदीप जी ने उसका जवाब नहीं दिया। प्रदीप जी, जो पार्टियां, जो विधायक, जो सांसद आपके दल में आ रहे हैं और उसके आने के बाद, जैसे अभी आरएलडी ने जो आपके साथ ज्वाइन किया, आपने उस क्षेत्र में उनको लोकसभा का टिकट भी दे दिया, 2 सीट दे दी, प्लस उन्हें उत्तर प्रदेश में फिलहाल 2 लोगों को मंत्री बना दिया। तो जो पुराने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो दरी बिछा रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, उनके साथ कैसे आपका जुड़ाव होगा, यह भारतीय जनता पार्टी को बड़ा ढंग से सोचना होगा। हाँ, एक चीज और कुणाल जी कहूंगा, बिल्कुल, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सबको संतुष्ट कर चलना है। जो नए मेंबर्स हैं उनको भी, जो पुराने हैं उनको भी, और जो करंट अब काम में लगे हैं उनको भी। ठीक है, ठीक है, सही पूछा आपने। प्रदीप जी, एक सेकंड, इसके अलावा आप ये देखिए कि लगभग 55 से 70 विधायक, सांसद ऐसे हैं जो आपके